Hello everyone, welcome back in Youth Academy. So it is a continuation of our IGNOU series of June T 2026. So in this class we will be looking upon the MHI 107 History of Indian Economy, right? तो इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हम हिस्ट्री देखेंगे, राइट? सो इसमें अगर मैं बात करूँ, देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है स्टूडेंट्स को. एक हमारा इग्नू का है ओल्ड प्रोग्राम, राइट, और एक हमारा न्यू प्रोग्राम. तो जो हमारा जो न्यू प्रोग्राम है उसके हिसाब से MHI 107 है, जो ओल्ड प्रोग्राम है उसके हिसाब से MHI 007 है, राइट. तो ये हमारा हो जाएगा. तो जब हम ऐसे डालेंगे MHI 007/MHI 107, तो बात वही है, बट ये हमारा ओल्डर प्रोग्राम के हिसाब से है, ये हमारा न्यूअर प्रोग्राम के हिसाब से, राइट. सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. So if we talk about the learning outcome of this class, कुछ गोल रखते हैं कि इस क्लास में हम बेसिकली जानने वाले क्या हैं. तो ये देखिए हमारा PYQ बेस्ड रहेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले से लिख दिया PYQ बेस्ड, राइट. तो ये 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज रहेगी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से. इनका यहाँ पर टाइमलाइन भी है, 1700 से 2000 के टाइमलाइन पे देखेंगे. तो इसी में हमारा 1991 का LPG रिफॉर्म भी इंक्लूडेड है, ठीक है. तो PYQ बेस्ड रहेगा ये हमारा. इसमें हम कुछ कंटेंट ओरिएंटेशंस की बात कर लेते हैं. तो ये हमारा कंटेंट ओरिएंटेड रहेगा ऑन द लाइन्स ऑफ थिंकर्स, इम्पॉर्टेंट थिंकर्स, कोटेशंस, एग्जाम्पल्स, वैल्यू एडिशन, राइट. और इसमें हो जाएगा अभी इसी में मैं बात कर लूँगी वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग. तो इसमें मैं वैसे देखिए आंसर राइटिंग की बात हो रही. तो ये जो हमारा ये जो क्लास रहेगा ये सिर्फ नॉट ओनली फॉर द क्वेश्चंस पार्ट रहेगा, इट इज़ फॉर अ क्वेश्चन आंसर पार्ट, राइट. तो इसमें मॉडल आंसर्स रहेंगे आपके. तो मॉडल आंसर्स राइटिंग ऑन द लाइन्स ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग पे रहेगा, ठीक है. आप आफ्टर एनालाइजिंग द PYQ ट्रेंड्स, राइट, PYQ पैटर्न्स, ट्रेंड एनालिसिस, तो हम वी केम टू नो दैट कि सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर एट द फोकस एरिया ऑफ इग्नू. तो इग्नू के एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स बहुत ही फोकस्ड एरिया में है, तो उसी से हमने क्वेश्चन को फ्रेम किया है, क्वेश्चंस को बनाया है, साथ ही साथ क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स भी लिखे हैं ऑन द लाइन ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग. वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग से मेरा क्या मतलब है? वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग की मेरी बात होती है तो इसमें मैं इंट्रो की बात करती हूँ. इंट्रोडक्शन बेसिकली, बॉडी, क्रिटिकल इवैल्यूएशन और क्रिटिकल एनालिसिस भी कह सकते हैं आप, और कंक्लूजन. अब ये मेरी बॉडी जो रहती है ना, ये वैल्यू एडेड रहती है, वैल्यू एनरिच्ड बॉडी मैं लिखूँ, क्योंकि यू आर अ MA स्टूडेंट, यू हैव टू राइट लाइक अ MA स्टूडेंट, ठीक है. तो MA स्टूडेंट हैं और MA स्टूडेंट की तरह ही लिखना है आपको, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप you basically hit the question very well, or you are writing a perfect answer for particular to basically demand है क्वेश्चन का, उसको आप टैकल कर रहे हैं. तो इसी की लाइन पे लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आवर आंसर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट्स गेट टू आवर रियल बिजनेस, राइट. देखिए क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, क्रिटिकल एग्जामिन हो या क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात हो, तो बेसिकली क्रिटिकल एग्जामिन में आप क्या करते हैं, लिमिटेशंस भी लिखते हैं, साथ ही साथ स्ट्रेंथ्स लिखते हैं, ठीक है. तो क्या करें, क्रिटिकल एग्जामिन एग्रीगेरियन इकोनॉमी की बात कर रही है, अर्ली इंडिया, ठीक है. इसके हम क्या डिस्कस करने हैं, लैंड ऑनरशिप, लैंड रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज. तो ये बेसिकली क्रिटिकली एग्जामिन करना है एग्रीगेरियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ऑन किस डायमेंशंस पे बात करनी है. हमें फोकस डायमेंशन भी दे दिया है, लैंड ऑनरशिप, लैंड रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, और हमें टाइमलाइन भी दे दिया अर्ली इंडिया का, ठीक है. तो लेट्स गेट स्टार्ट फॉर आवर आंसर पार्ट. तो देखिए इसमें हमारा आंसर स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन हमारे एग्रीन इकोनॉमी से स्टार्ट होगा, जो कि बताता है कि बैकबोन ऑफ अर्ली इंडियन सोसाइटी था, तो बेसिकली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था बेसिकली, ठीक है. तो इसमें बात करते हैं कि एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया फ्रॉम वैदिक पीरियड टू गुप्ता एज
ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड बेसिकली स्टैंडर्ड हुई हैं, ठीक है। इसी में हम आर एस शर्मा जो कि राइटर है एशियन इंडिया की बुक के, और बेसिकली अ वेरी वेल नोन फेमस थिंकर अबाउट एंशिएंट इंडिया। तो बात करते हैं एग्रीकल्चर वॉज द फाउंडेशन अपॉन विच द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द एंशिएंट इंडियन इकॉनमी रेस्टेड। हम बात ही करते हैं कि जो बेसिकली एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ था, और यू कैन से डोमेस्टिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स कब स्टार्ट हुआ था, थ्रू द न्यू लिथिक एज, राइट। मीजोलिथिक से हमारा देखने को मिलता है कि क्लाइमेट चेंज थोड़ा वार्मर होने लगा था, फिर उसके बाद न्यूलिथिक से हमारा डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट देखने को मिलती है। फिर आयरन एज से वो बहुत ही ज़्यादा सरप्लस वैल्यू में हो जाती हैं। अब एग्रीगेरियन इकोनॉमी ऑफ अर्ली इंडिया देखना ऑन द लाइन ऑफ लैंड ऑनरशिप, ठीक है। तो लैंड ऑनरशिप तो अर्ली इंडिया ऋग्वैदिक टाइम से देखना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो कोई लैंड ऑनरशिप ऐसे प्रैक्टिस थी नहीं, तो इसी से हम डायरेक्ट बात करेंगे ऋग्वैदिक पीरियड में। तो उसमें क्या था, लैंड वाज लार्जली कंट्रोल्ड बाय द फैमिलीज एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। लेटर वैदिक में प्राइवेट ऑनरशिप ग्रेजुअली इमर्ज होने लग गई थी। मोरर एंड गुप्तास पीरियड में किंग वाज रिगार्डेड एज द अल्टीमेट सोवरेन पावर होती थी लैंड पे, इंडिविजुअलिज्म, कल्चर एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को प्रोसेस करती थी, ठीक है। इसी में हमारा लैंड ग्रांट्स होते थे, ब्रह्मदेया एंड अग्रहारा लैंड जो किसी ब्राह्मण्स को दिए जाते थे एज अ ग्रांट, एज अ गिफ्ट, एज अ ल्यून सैलरी, राइट। तो ये कॉमन प्रैक्टिस हो गया था गुप्ता टाइम्स में, ठीक है। कॉपर, इसके एग्जाम्पल्स हमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ गुप्ता पीरियड्स एंड रिकॉर्ड टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मणिकल टेम्पल्स, ठीक है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था हमारा, कौटिल्य शास्त्र बताते हैं बाघा, ठीक है। तो 1/6 की बात करते हैं प्रोड्यूस एंड बाघा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन्ड ऑर्गेनाइज रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, सच एज सहात्रास जो चीफ इलेक्शन रेवेन्यू कलेक्टर्स कहे जाते हैं, एंड धायक्ष सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ कुछ वर्ड्स जो मैं कीवर्ड्स दे रही हूँ आपको, वो आपको राइट डाउन करने हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी इसी में होंगे। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज का एक्सपेंशन कैसे हुआ, आयरन प्लव शेयर आए थे आयरन एज में, राइट। टैंक्स, वेल्स, इरिगेशन है ना, कैनाल्स बनाए गए थे, क्रॉप रोटेशंस, यूज ऑफ एनिमल पावर होता है, गंगैटिक प्लान एंड राइस कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था गंगैटिक प्लान में। सुदर्शन लेक का रिवाइवल की बात करते हैं, ओरिजिनल बिल्ट बाय द मौर्यस एंड लेटर बेसिकली रिपेयर्ड बाय द गुप्ता पीरियड्स। मेजर थिंकर्स कौन कौन रहेंगे, आर एस शर्मा, डी कौसाम्बी, ठीक है। बेसिकली एमरजेंसी ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन की बात करते हैं आफ्टर द एज आयरन एज। रोमिला थापर, वेरी वेल नोन पर्सनालिटी, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन एंड कौटिल्यास का आपको पता है टैक्सेशन सिस्टम। क्रिटिकल इवैल्यूएशन, वही क्रिटिकल एग्जामिन की बात करते हैं, तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन में स्ट्रेंथ क्या रहेंगे, ग्रोथ एंड अर्बन डेवलपमेंट हुआ था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथ, स्टेट को फाइनेंस हुआ था, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी देखने को मिली थी, साथ ही साथ एनकरेज हुआ था एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन, राइट। हैवी लिमिटेशंस क्या होते हैं, टैक्सेशन सिस्टम देखने को मिलता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होता है, मॉनसून फेलियर हो जाता है, राइट, क्रॉप फेलियर एंड ना लैंड फ्री जो डोनेशन देखने को मिली थी ब्रह्मदेया एंड अग्रहारा लैंड को, ठीक है। तो कंक्लूजन यही हो जाएगा, जिससे हेरिडिटरी प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई थी बेसिकली। तो कंबाइन क्या करना था, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विद इन एमर्जिंग सोशल हायरार्की। तो इसलिए बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी ऑफ स्टेट डिपेंड अपॉन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये कौटिल्य की लाइन थी। इंपॉर्टेंट थिंकर्स आप कौन कौन यूज कर सकते हैं, बी डी चट्टोपाध्याय, उपेंद्र सिंह, राइट, मॉडर्न इंडिया के वेरी फेमस, आर एस शर्मा हो गए, डी कौसाम्बी, ठीक है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, तो ये कुछ कीवर्ड्स है जो कि आपके एग्जाम्स में आने ही, आपके जो ये क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन के आंसर्स में आने ही चाहिए। तो अगर मैं देखिए बात करूँ तो ये लास्ट मिनट रिवीजन को आप यूज कर सकते हैं फॉर द लास्ट मिनट रिवीजन, कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब आप जब ये लास्ट मिनट रिवीजन तभी होगा जब आपने फर्स्ट रिवीजन कर रखा होगा इस पूरे पीडीएफ का, राइट। तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे आपको पता है कि आंसर में क्या क्या लिखा हुआ है, पर आपको क्या याद करना है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लास्ट मिनट रिवीजन में दिया है, लाइक दिस वन एंड दिस वन, राइट। नेक्स्ट, गिल्ड सिस्टम की श्रेणीज की बात करते हैं, राइट। तो क्रिटिकली एनालाइज करना है गिल्ड सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, डिस्कस इस इकोनॉमिक एंड सोशल सिग्निफिकेंस क्या था। तो श्रेणीज, गिल्ड सिस्टम मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन था, राइट। तो श्रेणीज एक ऑर्गेनाइज एसोसिएशन था ऑफ मर्चेंट्स,
आर्टिजन एंड क्राफ्ट पर्सन एंगेज इन सेम ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो जो सेम ऑक्यूपेशन में एंगेज होते थे वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अपना गिल्ड्स बना लेते थे, और गिल्ड्स कहते थे और श्रेणीज कहते थे, राइट। जैसे कि कोई ब्लैक स्मिथ है, कोई कॉपर स्मिथ है, कोई प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, कोई ट्रेडर है, तो ये जो जो कॉमन ऑक्यूपेशंस होते थे बेस्ड ऑन ग्रुप, तो ये श्रेणीज बन जाते थे, ठीक है। तो यही है, मौर्यन, सातवाहना एंड गुप्ता पीरियड में बहुत फ्लरिश्ड हुआ था एंड रेगुलेट करते थे प्रोडक्शन, ट्रेड, प्राइस, क्वालिटी एंड लेबर, ठीक है। इसलिए गिल्ड वर द बैकबोन ऑफ द अर्बन इकोनॉमी इन एशियन इंडिया, आर एस शर्मा कहते हैं, ठीक है। मीनिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या था? तो श्रेणीज इंडिविजुअल्स से, कॉमन प्रोफेशन होता था वीवर, पोर्टर्स, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, मर्चेंट्स का, ठीक है। तो गिल्ड्स वर हेडेड बाय द ऑफिसर नन एज द जेथका, ठीक है। तो जेथका जो ऑफिसर होते थे वो श्रेणीज को हेड करते थे, और प्रमुख, ठीक है, प्रमुख से तो आप पता चल रहा है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या था? रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन होता था मतलब बेसिकली स्टैंडर्ड क्वालिटी, फिक्स प्राइस रखते थे, प्रमोशन ऑफ ट्रेड करते थे, फाइनेंशियल फंक्शन था, बेसिकली डिपॉजिटर के तरह भी काम करता था, एज अ लोन की तरह भी काम करते थे, एक बैंकिंग सिस्टम की तरह भी काम करते थे, एडवांस लोन, फाइनेंस, कमर्शियल, ठीक है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की तरह। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था, बेसिकली ये एम्प्लॉयड, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग देते थे। जैसे कि नासिक एंड जुनार इंस्क्रिप्शन में पता चलता है कि वेल्दी मर्चेंट गिल्ड्स मेकिंग डोनेशन एंड फंक्शनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। सोशल सिग्निफिकेंस क्या? सोशल सिक्योरिटी, रिलीजियस पेट्रोनेज देखने को मिलता है, जैसे सांची, कारले, अजंता में बात होती है। स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, टाउन से उज्जैन, मथुरा, तक्षशिला एंड पाटलिपुत्रा। तो दीदी को ये कुछ ज़्यादा हिस्टोरिकल व्यूज़ हैं, क्योंकि हिस्ट्री का पेपर है तो हिस्टोरिकल व्यूज़ देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दीज आर द हिस्टोरिकल व्यूज़, आर्य शर्मा, डी कोसाम्बी, राइट, एंड रविन्द्रनाथ थापेर एंड कौटिल्यास की अर्थशास्त्र की बात कर सकते हैं, ठीक है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन वही रहेगा कि ये प्रमोट करते थे ऑर्गेनाइज ट्रेड, इक्वालिटी को कंट्रोल एंड प्रोफेशनल एथिक्स को, सेविंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी की तरह, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते थे, ग्रोथ एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अब इनका लिमिटेशन क्या था? मेंबरशिप हेरिडेटरी होती थी, इनकी मेंबरशिप बहुत हेरिडेटरी होती थी, मतलब जो कोई एक वहाँ का उस गिल्ड का मेंबर बन गया तो उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, बोलते हैं ना राजा का बेटा राजा, तो ये गिल्ड हेरिडेटरी सिस्टम हो जाती है। तो ये जो हमारे पहले देखने को मिलते हैं मौर्यन समय में, गुप्ता समय, तो जो हेरिडेटरी किंगशिप होती थी जिसको प्राइमोजेनिचर्स कहा जाता था, ऑन द दिस बेसिस ही होती थी, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती थी, रिस्ट्रिक्टेड होता था, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ थापर के लाइन में गिल्ड्स कंबाइन इकोनॉमिक एफिशिएंसी विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी होती थी, साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी परफॉर्म करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट थिंकर्स हो जाएंगे विद द लास्ट मिनट रिवीजन, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स व्हिच नीड टू बी मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कुछ हो जाएगी, जैसे ट्रेनीज गिल्ड, जेथिका, मर्चेंट गिल्ड्स, आर्टिशन गिल्ड्स, ठीक है। तो ये हो गए बैंकिंग सिस्टम्स। ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स इसलिए क्योंकि जैसे कि नासिक इंस्क्रिप्शन थोड़ा हार्ड होता है याद करना, जुनार इंस्क्रिप्शन, सांची स्तूपा, कारले जैन एंड पाटलिपुत्र। यहाँ पर थोड़ा मैंने एग्जाम टिप्स दिए हैं कि मेंशन अर्थशास्त्र, नासिक इंस्क्रिप्शन, जटकास एंड कंपेयर गिल्ड विद मॉडर्न चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तरह गिल्ड को यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है एग्रीगेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत। हमें टाइमलाइन दे दिया दिल्ली सल्तनत का एग्रीगेटिंग स्ट्रक्चर को करना था, एंड इसको डिस्कस करना है लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन इक्ता सिस्टम से, लैंड रेवेन्यू एक्सेस और इक्ता सिस्टम से कंपेयर करना है। अब देखिए ये पेपर ही है कि हमें हिस्टोरिकल व्यू को लेके चलना है इकोनॉमिक सिस्टम से, और जब हम एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया की बात करते हैं वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम ऑन द लाइन ऑफ एग्रीकल्चर एंड लैंड बेस्ड ही था, इसलिए हम लैंड एंड एग्रीकल्चर क्वेश्चन ज़्यादा देख रहे हैं। जब हम मॉडर्न इंडिया में आ जाएंगे तो हमारा जो ये इकॉनमी होगा ना वो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर हो जाएगा, जैसे प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, वेटरनरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जो ये होता है, ठीक है। एग्रीगेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत की टाइमलाइन है, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ इकॉनमी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। रेवेन्यू कंस्टिट्यूटेड करते थे, मेजर सोर्स ऑफ स्टेट इनकम हो जाता था रेवेन्यू, ठीक है। प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन एंड लैंड रेवेन्यू। तो दिल्ली सल्तनत डेवलप करा था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रोड्यूसिंग द इक्ता सिस्टम, एफिशिएंट टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथन करता था सेंट्रल अथॉरिटी को, लेवी टैक्सेशन, प्लेस ऑन बर्डन ऑन पीजेंट्री, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ दिल्ली सल्तनत रेस्टेड अपॉन कंट्रोल ओवर द लैंड रेवेन्यू, तो हबीब का कहना है। एग्रीगेटिंग स्ट्रक्चर क्या था दिल्ली सल्तनत में? पहले पीजेंट थे, रयात,
विलेज हेडमैन थे मुक्तादाम्स, खत एंड चौधरीज, जिसको अभी चौधरीज बोलते हैं हरियाणा वाले, ठीक है, वो थे इक्तदार एंड स्टेट ऑफिशियल्स। तो ये जो ये थोड़ा ऐसे जा रहा है ये, तो मतलब सबसे ऊपर आपके कौन से लेवल पर रहेंगे, स्टेट ऑफिशियल्स रहेंगे, उसके बाद इक्तदार, उसके बाद खुद सबसे लोवेस्ट ऑफिशियल लेवल पे कौन रहेगा, पीसेंट, राइट। एग्रीकल्चर बस प्राइमली रेंट फेड होता था, इरिगेशन एक्सपेंड होता था, मेन क्रॉप्स क्या थे, वीट, राइस, बार्ली, शुगर ये सब होते थे। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मेजर टैक्स होता था खर्च, राइट। तो लैंड ऑन नॉन मुस्लिम कल्टिवेटर्स, ठीक है। अश्र, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसको राइट इट डाउन कर लीजिए। चेक्स ऑन मुस्लिम कल्टिवेटर्स। जिजिया, पोल टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। खुम्स, 1/5 शेयर ऑफ वॉर बूटी, ठीक है, बूटी की तरह। अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था सिस्टमैटिक लैंड रेवेन्यू फिक्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को किया था। एंड मोहम्मद बिन तुगलक ने अटेम्प्टेड किया था एम्बिशियस रेवेन्यू रिफॉर्म एंड एक्सेसिव टैक्सेशन कंट्रीब्यूटेड टू एग्रीगेशन डिस्ट्रेस, ठीक है। इक्ता सिस्टम क्या था, इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है इल्तुतमिश। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, देखिए मेरे को एक निमोनिक है, इक्ता सिस्टम में आई आ रहा है, इल्तुतमिश में आई आ रहा है, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैंने भी ऐसे याद किया है। तो फीचर है लैंड असेसमेंट, इक्तास लैंड असेसमेंट एंड वर ग्रांटेड टू ऑफिशियल मुफ्तीज एंड इक्तदार्स। तो जो उनको ग्रांटेड होता था वो इक्तदार्स होते थे इन प्लेस ऑफ सैलरीज। तो इन ल्यू ऑफ सैलरीज इक्तदार्स को इक्तास दिए जाते थे, लैंड ग्रांट दिए जाते थे, ठीक है। तो इक्तदार्स कलेक्टेड रेवेन्यू, राइट, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ट्रुप्स एंड मतलब बेसिकली आर्मी मेंटेन करते थे फॉर द सुल्तान के लिए। ऑनरशिप रिमेन विद स्टेट, ओनली रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स वर ट्रांसफॉर्म। तो वही होता था, यहाँ हेरिडिटरी बेस नहीं था ये, ठीक है। व्यू ऑन हिस्टोरियंस, ये दो अच्छी व्यूज है हिस्टोरियंस के, आप देख लेना। स्ट्रेंथ एंड वही होगा कि एफिशिएंसी इंट्रोड्यूस हुआ था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हुई थी, सेंट्रल कंट्रोल एंड कल्टिवेटेड लैंड एक्सपेंड हुआ था, बर्डन हो गया था पीजेंट्री में, करप्शन बेस्ड हो गया था, ट्रांसफर रिड्यूस हो गए थे एंड ऑफेंसिव रेवेन्यू डिमांड्स बढ़ने लग गए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल्स में यूँ इल्तुतमिश का इक्ता सिस्टम, अलाउद्दीन खिलजी का रेवेन्यू रिफॉर्म, टैक्सेशन पॉलिसी, दो आप रीजन रेवेन्यू असेसमेंट, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एग्जाम टिप्स मैंने लिख दिया लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिटिकली एनालाइज करना है लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश, ठीक है। तो ब्रिटिश के समय का ये आ गया है। कंपेयर करना है परमानेंट, रैयतवारी एंड महलवारी सिस्टम। तो तीनों सिस्टम्स हम देखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए हमारा है लैंड रेवेन्यू, प्रिंसिपल सोर्स था इनकम फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसी में हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी पढ़ते हैं, दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ। एक क्वेश्चन है, हम उसको भी देखेंगे, इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो मैक्सिमाइज रेवेन्यू, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम डिफरेंट रीजन में, मेनली परमानेंट सिस्टम 1970 में, रैयतवारी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम, ठीक है। तो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम ट्रांसफॉर्म करता है एग्रीकल्चर इनटू इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ये बिपिन चंद्र ने कहा है, जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के राइटर है। तो ये हमारा परमानेंट स्टेट सेटलमेंट कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि एरिया ऑफ, देखिए यहाँ पर हम ऐसे कुछ कर सकते हैं थोड़ा सा पिक्टोग्राफिकल मेमोरी बनाने के लिए। तो एक मिनट, pardon with my diagram, just had little bit, so तो ये हो गया हमारा डायग्राम, जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बात हुई है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में। तो कैसे कर सकते हैं, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, एक तीनों में ये हमारा हो गया परमानेंट सिस्टम, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जमींदार सिस्टम में क्या था, फिक्स्ड हेरिडेटरी लैंड ओनर्स थे, रेवेन्यू पेबल, गवर्नमेंट वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, तो फिक्स्ड रहता था, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता था। जमींदार कलेक्टेड रेंट फ्रॉम कल्टिवेटर्स। मैरिट्स क्या थी, स्टेबल रेवेन्यू था, ठीक है, लॉयल क्लास ऑफ लैंड लॉर्ड्स थे। डिमेरिट्स क्या थी, एक्सप्लॉयटेशन होता था पीजेंट का, एब्सेंटी लैंडोरिज्म का होता था एंड एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट। रैयतवारी थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर ब्रीड ने किया था, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में इंट्रोड्यूस हुआ था, दो में
तो ये डायरेक्ट सेटलमेंट था बिटवीन द गवर्नमेंट एंड कल्टिवेटर्स में, कोई इंटरमीडियरीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो बिचौलिया का नहीं होता था। तो इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स रिकॉग्नाइज एज लैंड होल्डर्स, रेवेन्यू वाज रिसीव पीरियोडिकली, ठीक है। लिमिटेशंस मेरिट्स का थे, बिचौलियों को एलिमिनेट कर दिया गया था बीच से, पीजेंट ऑनरशिप बढ़ गई थी, लैंड डिमांड्स हाई थे, असेसमेंट क्रिएटेड इनसिक्योरिटी, इंडेप्थनेस क्रिएट हो रही थी, मतलब डेप्थ बढ़ रहे थे। माहलवारी सिस्टम, अब देखिए यहाँ माहलवारी से एम, मैकेंजी एम, ऐसे याद कर सकते हैं। मॉडिफाई बाय एम एंड बियर्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस पंजाब एंड सेंट्रल इंडिया में यूज़ किया था। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस पंजाब एंड सेंट्रल इंडिया, जिसको यूपी कहते हैं बेसिकली पहले। तो रेवेन्यू सेटलमेंट मेड बाय द विलेज कम्युनिटी, महाल, ठीक है, विलेज कम्युनिटी को महाल कहते थे। विलेज हेडमेंट कलेक्ट करता था, पीरियोडिक रिविजन होता था। प्रिजर्व विलेज इंस्टीट्यूशन, एनकरेज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैवी टैक्स था, करप्शन था एंड फ्रीक्वेंट रिविजन था। तो साथ ही साथ कंपैरिजन कर दिया है, जस्ट गो फॉर इट, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डबल पढ़ने के बाद, डबल पढ़ेंगे तो थोड़ा रिपीटेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए दादा भाई नौरोजी की लिंक कर सकते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ के साथ। हबीब हाबिद कॉलोनियल पॉलिसी डिस्ट्रॉय करता है ट्रेडिशनल एग्रीगेरियन रिलेशंस को। बिपिन चंद्र भी कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था, जो ये लैंड रिफॉर्म था एंड पॉलिसी ऑफ कॉजिंग रूरल पॉवर्टी था। तो ये इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल इवैल्यूएशन में पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट देख लेना आप, एंड ये कंक्लूजन रहेगा हमारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर द लास्ट मिनट रिवीजन, इंपॉर्टेंट थिंकर्स एंड कीवर्ड्स, राइट। और ये एग्जाम्पल्स मैंने दे दिया है यहाँ पर थोड़ा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डिस्कस करना है प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को यूज करना है, एग्जामिन करना है इसके कॉज कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का रेफर क्या है, डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसका अपोजिट हो गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का था मैकेनाइजेशन ऑफ लेबर, मशीनरी इंट्रोडक्शन, राइट। तो इसका जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि मशीनरी ही हट गई थी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडिजिनियस ट्रेडिशन। ये हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखना है, ठीक है, ब्रिटिश रूल में। तो कॉलोनियलिज्म, इंडिया वाज फेमस फॉर टेक्सटाइल, मेटल एंड शिप बिल्डिंग के, पता ही है एंशिएंट समय में से ही फेमस था। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया इंडिया के मेजर मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल की तरह एंड मार्केट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की तरह, ठीक है। तो इसलिए सीवियरली अफेक्ट हुए थे आर्टिजन्स एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो इंडिया वाज रिड्यूस फ्रॉम अ नेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स टू द नेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस, आरसी दत्त ने कहा है। तो प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे था, 18वीं सेंचुरी ऑनवर्ड देखने को मिला था। प्रोडक्ट फ्लडेड हो गए थे इंडियन मार्केट्स में फ्रॉम द इंडिया, यहाँ से रॉ मटेरियल भेजता था एंड जो कि चीप रॉ मटेरियल होते थे। जैसे जो थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म, थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म से आप कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। कॉज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटिश हुआ था। मशीन मेड गुड्स चीपर थे, प्रोडक्शन इन लार्ज क्वांटिटी होती थी जिससे मेकिंग होममेड प्रोडक्शन लेस कॉम्पिटिटिव। तो इसी का मर्केंटलिज्म की अप्रोच चाहिए। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसीज, डिस्ट्रक्शन इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज भी हो गया था। कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, रूरल पॉवर्टी हुई, इकोनॉमिक डिपेंडेंस एंड रीजनल बैकवर्डनेस क्रिएट हुआ। जैसे की बात कर सकते हैं इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल सेंटर्स जैसे ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत डिक्लाइन हो गए थे। हिस्टोरिकल व्यूज है दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ से डोनेट कर सकते हैं। क्रिटिकल इवैल्यूएशन में पॉजिटिव एस्पेक्ट, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्री, लेट 19वीं सेंचुरी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हुआ था। नेगेटिव में वही हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, रून ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योरशिप डिक्लाइन हुई थी। ये कुछ कंक्लूजन है। इंपॉर्टेंट थिंकर्स, कीवर्ड्स, राइट। important question, these are the well known answers, right। ऐसे है कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। आइडिया ऑफ, जब मैं बात करती हूँ आइडिया ऑफ मर्केंटलिज्म, तो आपको पता होना चाहिए आइडिया ऑफ मर्केंटलिज्म क्या है। यहाँ पर हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं फॉर द लास्ट मिनट, राइट। तो आई एम नॉट गोइंग टू बेसिकली discuss about the what is basically the main core theory of mercantilism, right। If you want to learn it, we will cover in next class, right।
क्रिटिकली एग्जामिन द इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था, तो डिस्कस द ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट एंड लिमिटेशन ऑफ 5 ईयर प्लान। तो जवाहरलाल नेहरू जी के थ्रू जो प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ था, इसमें 5 ईयर प्लान की बात हुई थी, तो उसको भी लिंक करना है थ्रू द इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस पता ही 1947 में हुआ था। इनहेरिटेंट किया था इंडिया ने क्या, वीक अंडर डेवलप इकोनॉमी, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड लो इंडस्ट्रियलाइजेशन, रीजनल डिस्पैरिटी के साथ। तो प्लान इकोनॉमी डेवलपमेंट बेस्ड हुआ था सोवियत मॉडल पे। प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश 1950 में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ इन 1951 में, ठीक है। तो बेसिकली 5 ईयर प्लान एम क्या करता था, बैलेंस ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस। तो प्लानिंग इज ऑर्गेनाइज्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ऑब्जेक्टिव क्या था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल जस्टिस एंड सेल्फ रिलायंस। अचीवमेंट क्या है, एग्रीकल्चर ग्रोथ बनी थ्रू द ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, जैसे डैम्स, रोड्स, रेलवेज बने, पॉवर्टी रिडक्शन हुआ मनरेगा से। ह्यूमन डेवलपमेंट देख, ह्यूमन डेवलपमेंट के अप्रोच में आप महबूबुल हक का डाल सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड द अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच, राइट। इसकी लिमिटेशन क्या था, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ देखने को मिला, सो कॉल्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और ग्रीन रेवोल्यूशन से भी डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई थी। पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, रीजनल इम्बैलेंस थ्रू द ग्रीन रेवोल्यूशन, इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर थे, ब्यूरोक्रेटिक डिले हो गया था, ठीक है, रेड टेपिज्म की जो आइडियोलॉजी है। हिस्टोरिकल व्यूज, महलोबी जो कि डिजाइन किया था सेकंड 5 ईयर प्लान हैवी इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच, ह्यूमन कैपेबिलिटी, पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा था, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और सेल्फ रिलायंस एनहेंस हुआ था। बट इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे, स्लो इम्प्लीमेंटेशन था, एग्जीक्यूशन स्लो था, फिजिकल डेफिसिट ग्रो हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लिमिटेड थी, सोशल पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट था। कंक्लूजन यही रहेगा, अमर्त्य सेन की आप डाल सकते हैं, डेवलपमेंट इज अबाउट एक्सपेंडिंग द फ्रीडम दैट पीपल एंजॉय। ऑल्सो आप महबूबुल हक की कोटेशन डाल सकते हैं, रियल वेल्थ ऑफ द नेशन इज इट्स सिटीजन्स और ह्यूमंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंकर्स आ गए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो गया, एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स और दिस सम लाइन ऑफ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि महलोबी मॉडल्स, द ग्रीन रेवोल्यूशन, रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन बाय द नीति आयोग 2015 में। तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं विद दिस। डिस्कस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, क्रिटिकली एग्जामिन करना है इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ जो 1991 में इंडिया फेस कर रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। तो इन्फ्लेशन, डिक्लाइन, फॉरेन एक्सचेंज हो गया था, रिजर्व्स, तो इसे गवर्नमेंट ने अंडर द प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय काल में इंट्रोड्यूस किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसको एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के हिसाब से नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, ठीक है। फीचर ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसीज क्या थी, लिबरलाइजेशन था, तो देखते हैं। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी, गवर्नमेंट कंट्रोल रिड्यूस करना था, मतलब लेस गवर्नमेंट कंट्रोल, लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो ये आप थोड़ा सा अगर थोड़ा थिंकर ऐड करना है तो इसमें आप आइडिया ऑफ जॉन लॉक लगा सकते हैं, एंड ऑल्सो JS मिल का। तो स्टेट इंटरवेंशन की बात करते हैं, इसी में आइडिया ऑफ लिबरलिज्म आ जाता है, ठीक है, इसी से कनेक्टेड है। डीरेगुलेट द मार्केट, प्राइवेटाइजेशन में डिसइन्वेस्टमेंट की बात होती है ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मतलब पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट को भी लिंक करना था। और पीपीपी मॉडल आप यूज कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये अभी मॉडर्न टाइम्स में चल रहा है ये मॉडल, तो इससे लिंक कर सकते हैं आप। प्राइवेट सेक्टर्स एंड इम्प्रूव्ड इनएफिशिएंसी, राइट। ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इंटरनेशनल ट्रेड हुआ, ग्लोबल इकोनॉमी एंड कॉस्मोपॉलिटन पॉलिटिक्स की बात हुई। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था, एलपीजी रिफॉर्म्स का हाई इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा, एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर्स हुए, जैसे आईटी, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस, है ना, डिजिटल, एआई। इंक्रीज क्या हुआ, एफडीआई ग्रोथ, राइज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, राइजिंग इनक्वालिटी, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस हुआ, जॉब इनसिक्योरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी एंड इकोनॉमिक कंसर्न देखने को मिले। इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट जितने भी हमारे जो थिंकर्स इकोनॉमिक्स है उसको ऐसे कोट कर सकते हो, जो मोर ऑफ लेस रिपीटेटिव ही है, जो एक ना दूसरे में रिपीट हो रहा है। तो आप जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ बेसिकली कहते हैं एक्सेसिव मार्केट लिबरलाइजेशन विदाउट सोशल सेफगार्ड इज डेंजरस, राइट। तो भगवती ऑक्सो सपोर्टेड लिबरलाइजेशन एज अ ड्राइवर ऑफ रैपिड ग्रोथ की तरह। अमर्त्य सेन की इन्वेस्टमेंट की बात होती है। मनमोहन सिंह बेसिकली रिगार्डेड एलपीजी रिफॉर्म एज असेंशियल फॉर इकोनॉमिक रिकवरी, ठीक है। अचीवमेंट वही था, जीडीपी ग्रोथ बढ़ा, मिडिल क्लास एक्सपेंड हुआ, इकोनॉमिक एडवांसमेंट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिशन हुआ। एक लिमिटेशंस वही रहेंगे, इनइक्वालिटी, रूरल डिस्ट्रेस, जॉबलेस ग्रोथ एंड डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल मार्केट एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। ये हो गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म मस्ट अल्टीमेटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एवरी सिटीजन। तो ये अमर्त्य सेन की ह्यूमन कैपेबिलिटी अप्रोच से लिंक्ड है। इंपॉर्टेंट थिंकर्स, कीवर्ड्स, एग्जाम्पल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्रिटिकली एग्जामिन द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे सब्सिस्टेंस बेस्ड फार्मिंग से कमर्शलाइज्ड फार्मिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो डिस्कस करना है इसके इम्पैक्ट ऑन पीजेंट, रूरल इनडेप्थनेस एंड फेमाइन। जैसे ये जो फार्मर्स की जो ऋण ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, जिससे वो ब्याज अपने लोन बेसिकली नहीं बेसिकली भर पाते, उससे क्या होता है, लास्ट में वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये जो हमारा ये जो रूरल इंडेप्थनेस से रिलेट है ना, फार्मर सुसाइड, उससे भी लिंक कर सकते हैं या आप, और इसी से जो गवर्नमेंट की वेलफेयर अप्रोच देख सकते हैं, वेलफेयर अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। ये हो गया किसान क्रेडिट कार्ड। इसी में आप ऐसे नाबार्ड की स्कीम्स देखते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देख सकते हैं, आप क्या रीजनल रूरल बैंक्स की बात कर सकते हैं, आप ये कमर्शियल बैंक्स की बात कर सकते हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू रिड्यूस दिस रूरल इनडेप्थनेस। तो कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर का मतलब ये शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू द कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप फॉर द मार्केट बेस्ड, मतलब पर्सनल खाने से हटके मार्केट बेस्ड ग्रोथ करना, प्रोडक्शन करना, हाउस होल्ड कंजप्शंस के बियॉन्ड रादर देन हाउस होल्ड कंजप्शंस। तो ब्रिटिश रूरल एग्रीकल्चर में यही हुआ था, एक्सपेंशन हो गया, मार्केट ओरिएंटेड डिमांड्स इन मीट होने लगे थे थ्रू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। तो क्रॉप सच एज कॉटन, इंडिगो, जूट, टी एंड कॉफी प्रीमियम रिप्लेस कर रहे थे फूड ग्रेन्स इन मैनी रीजन्स, ठीक है, जिससे पीजन का इंटेंसिफाइड पीजन एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। विपिन चंद्र भी कहते हैं कि ब्रिटिश एग्रीगेरियन पॉलिसी ट्रांसफॉर्म करती है इंडियन एग्रीकल्चर टू सीवियर इंपीरिकल इंटरेस्ट रादर दैन वेलफेयर ऑफ द इंडियन पीजेंट्स, ठीक है। तो कॉज क्या था कमर्शलाइजेशन का, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, जिससे सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स होता था एंड द चीप मैकेनाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज आती थी। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज जो हमने देखे, 3 लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज हुआ एक्सपोर्ट फैसिलिटी के लिए, और ऑल्सो टॉक अबाउट द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हुआ था, ठीक है, जो आइडिया ऑफ मर्केंटलिज्म से लिंक कर सकते हैं। प्लीज इसमें इम्पैक्ट क्या था, पॉजिटिव वही था कि सम फार्मर्स गेट बेनिफिटेड, सम नॉट, एंड न्यू क्रॉप्स आए थे जिससे फार्मिंग की जो कमर्शियल क्रॉप्स थी वो बढ़ गई थी। इम्पैक्ट क्या था, फूड क्रॉप रिप्लेस हो गया था कैश क्रॉप से। कैश क्रॉप बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम फूड क्रॉप्स। मैं आपको बता दूं अगर कंफ्यूजन है तो, फूड क्रॉप जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, कैश क्रॉप जो नहीं खाते, जैसे कि ओपियम हो गया, इंडिगो हो गया, जूट हो गया, हम इसको डायरेक्टली नहीं खा सकते, राइट। तो ये हो गया कैश क्रॉप्स। तो पीजेंट डिपेंडेंट हो गए थे इंटरनेशनल मार्केट पे, एक्सप्लॉयटेशन लैंडलॉर्ड्स हो गए थे, मनी लैंडर्स, स्मॉल कल्टीवेटर्स, इकोनॉमिकली इनसिक्योर, तभी चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह है ना, ये सब सत्याग्रह होते हैं। तो बेसिकली इंडिगो कल्टीवेटर के अगेंस्ट बंगाल में होता है इंडिगो रिवॉल्ट, राइट। रूरल इनडेप्थनेस कैसे हुआ, तो कमर्शियल एग्रीकल्चर इंक्रीज करता है डिपेंडेंस ऑन क्रेडिट, लाइक लोन बेस्ड क्रेडिट। तो पीजेंट बोरोज मनी टू पे लैंड रेवेन्यू एंड परचेज सीड्स। जैसे आप समझ ना 50%, जैसे कैसे कौन से जमींदारी, महलवारी, रेतवारी, टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म्स आए थे। तो ये बेसिकली क्यों आए थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ की तरह, राइट। तो हाई इंटरेस्ट रेट था जिससे ट्रैप्ड हो जाते थे कल्टीवेटर्स इन क्रॉनिक डेप्थ, ठीक है। मनी लैंडर्स फ्रिक्वेंटली सीज लैंड आफ्टर लोन डिफॉल्ट, ठीक है। तो बेसिकली दक्कन रिवॉल्ट भी इसीलिए होता है हमारा, ठीक है। फेमाइन कैसे हुआ, कल्टीवेशन ऑफ
export crops and reduce food production. Government continued exporting food grains even during shortage. इससे relief measures remained inadequate, जैसे कि Great Famine, Indian Famine, बंगाल famine जो होता है, ठीक है. हिस्टोरिकल व्यूज, ड्रेन ऑफ वेल्थ का पता ही, अमर्त्य सेन की शॉर्टेज एंड एब्सोल्यूट शॉर्टेज हुआ था, फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. अचीवमेंट, ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट हुआ था एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट बढ़ा था थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज. पीजन एक्सप्लॉयटेशन, रूरल इंडेप्थनेस डिक्लाइन, फूड सिक्योरिटी, फ्रिक्वेंट फेमाइन एंड करंट डिपेंडेंस ऑन मार्केट, ठीक है. कंक्लूजन यही रहेगा. बट कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर enriched British but improved Indian peasants, ठीक है. मेजर थिंकर्स हो गए, कीवर्ड्स हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया एंड एग्जाम वैल्यू एडिशन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ रेलवेज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन कॉलोनियल इंडिया, इवेल्युएट देयर इकोनॉमिक इम्पैक्ट. अब आपको इसको इम्पैक्ट में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों बताना है. अब रेलवे का एक्सपेंशन कम्युनिकेशन कैसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट भी करता है एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट भी करता है, राइट, और कम्युनिकेशन, ठीक है. तो रेलवे मॉडर्न रोड्स, पोर्ट्स, टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज स्ट्रेंथन कर देते कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि वो फैसिलिटेट करते थे आर्मी मूवमेंट, ट्रेड. तो फर्स्ट रेलवे मुंबई टू थाने चला था 1853 में. ये तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन था जो याद हुआ था एनसीईआरटी में, राइट, स्कूल टाइम्स में. रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया प्राइमरी टू सर्व ब्रिटिश इंपेरिकल कमर्शियल इंटरेस्ट, राइट. बिपिन चंद्र का सेम कोटेशन लाइक अर्लियर वन. ग्रोथ रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से क्या होता है, रेलवे स्टार्ट हो गई थी 1853 में. रैपिड एक्सपेंशन कनेक्ट हुआ था मेजर सिटीज, पोर्ट्स एंड एग्रीकल्चर रीजन्स को, जिससे मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल्स फैसिलिटेटेड हुआ था. रोड ट्रांसपोर्ट वही हुआ था, रोड लिंकेज कर रहा था मार्केट, मिलिट्री सेक्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स को. पोर्ट क्या, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के पोर्ट्स हुए थे. टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुए थे 1851 में, मॉडर्न, जिससे मॉडर्न पोस्टल सर्विसेज इंप्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड कमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए. इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड हुआ, एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन हुआ, जैसे कि फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स की तरफ कन्वर्ट हुआ, है ना. सब्सिस्टेंस बेस्ड एग्रीकल्चर से ना कमर्शियल बेस्ड फार्मिंग स्टार्ट हुई. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, मार्केट इंटीग्रेशन हुआ एंड लेबर मोबिलिटी हुई, ठीक है. प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो माइग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता जा रहा था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था फॉर द इंडियन सिटीजन्स एंड नेशनल रीजनल इम्बैलेंस हुआ था. फाइनेंशियल बर्डन देखने को मिलता है गारंटी सिस्टम के अंदर, ठीक है. हिस्टोरिकल व्यूज यही हमारे सेम रहेंगे. तीर्थंकर रॉय हाईलाइट करते हैं कि डेवलपमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन हुआ था, ठीक है. क्रिटिकल एवोल्यूशन में अचीवमेंट क्या करेंगे, नेशनल मार्केट इंटीग्रेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इम्प्रूव हुआ था कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड द मूवमेंट ऑफ गुड पीपल एंड सर्विसेज हुआ था. लिमिटेशंस होएगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, मर्केंटलिज्म की आइडियोलॉजी, कॉलोनियल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ा था, अनइवन रीजनल डेवलपमेंट एंड लिमिटेड बेनिफिट्स ऑफ फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज हुई, तो ओनली लिमिटेड वन, ठीक है. कंक्लूजन वही रहेगा. द रेलवे यूनिफाइड इंडियन जियोग्राफिकली बट इकोनॉमिकली सर्व द एम्पायर, ठीक है. तो आरसी दत्ते का वेरी ब्यूटीफुल लाइन, जिससे जैसे कि इन्होंने बताया कि रेलवे जोग्राफिकली तो यूनाइट कर रही थी इंडिया को, बट इकोनॉमिकली सर्व कर रही थी इंपेरिकल आइडियोलॉजी और कॉलोनियल रूल्स को, ठीक है. मेजर थिंकर्स, कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. लास्ट क्वेश्चन, राइट. क्रिटिकली एनालाइज करना है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन कॉलोनियल इंडिया. डिस्कस करना है इसकी ग्रोथ ऑन कॉटन, जूट एंड, ठीक है, ये देखिए, ये टोटली सेम क्वेश्चन है. कॉटन, जूट, कोल एंड आयरन, ये आपको कैश क्रॉप्स नहीं लग रहे. तो हमारा क्या कहना था कि कैसे फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स की तरफ कन्वर्ट हुआ था, यही तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, राइट. तो यही बात कर रहे हैं कि क्रिटिकली एनालाइज करना है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन कॉलोनियल इंडिया. डिस्कस करना है ग्रोथ, कैश क्रॉप्स की तरफ ग्रोथ. तो वही दो तीन जो पिछले हमने 2-3 क्वेश्चन देखे वो सेम इसी का ही कंटेंट रहेगा, ठीक है. तो डेवलपमेंट क्या था मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन कॉलोनियल इंडिया का, जो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में बिगेन हुआ था. इंट्रोडक्शन, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, एक्सपोर्ट्स, मॉडर्न बैंकिंग, कैपिटल, राइट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो दीज आर द सेम. एंड कॉलोनियल इंडस्ट्रीज वॉज प्राइमरली डिजाइन टू सर्व ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ही सर्व करने के लिए ही बना था,
ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बना था रादर देन इंडियाज बैलेंस डेवलपमेंट। ठीक है, तो वही बात होती है इंडस्ट्री सच एज कॉटन दीज वंस एक्सपेंड करता है। अब देखिए आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज क्यों एक्सपेंड हो रही थी, इवन कोल को। अब कोल ईंधन की तरह काम करता है, राइट, किसमें एनर्जी सप्लाई की तरह काम करता है, किसके लिए, फॉर आयरन एंड स्टील की मेल्टिंग के लिए। इनको पिघलाने के लिए कोल चाहिए, ऊर्जा की तरह काम करेगा, राइट। तो कोल को यूज करके आयरन और स्टील की कंपनीज खुलती है, तभी जाके रेलवे का एक्सपेंशन होगा, राइट। इसी से कनेक्ट है, कैसे कोल आयरन स्टील से रिलेटेड है, और जूट और कॉटन कैसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द ब्रिटिश और ब्रिटिश कैसे अपनी मशीनरी के थ्रू फिनिश्ड और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सप्लाई कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। ठीक है, तो ये पूरा तो कैसे लिंक हुआ, पूरा का पूरा ब्रिटिश इंटरेस्ट को ही देख रहा है। कॉटन एंड जूट रॉ मटेरियल के लिए सप्लाई हुआ, कोल एज ए ईंधन की तरह यूज हुआ, एनर्जी सप्लाई की तरह यूज हुआ फॉर द मेल्टिंग ऑफ, पिघलाने के लिए, आयरन और स्टील को पिघलाने के लिए। और ये आयरन स्टील कहाँ यूज होता, रेलवेज, पोर्ट्स, बैरिगेट्स में यूज करते, बैंकिंग सिस्टम में भी यूज हो जाता, ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट द टेलीकम्युनिकेशन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो चल रहा था, दीज आर इस सब में होता। चलिए टाटा, टिस्को, ये सब कंपनी उसी समय उभर के आती है सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में। तो ये हो गया। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे कि कैसे फर्स्ट कॉटन मिल स्टैब्लिश हुआ था मुंबई 1954 में, आफ्टर द रेलवे इन्वेंशन के बाद 1853 में, राइट। एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड टेलीग्राफ के थ्रू 1851 में। तो ये इंडियन एंटरप्रेन्योर सच एज कवासी, नाना भोय देवार प्लेड अ पायनियर रोल। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्शन एक्सपैंड बिकॉज ब्रिटिश इंपोर्ट्स डिक्लाइन हो गए थे। ऑफकोर्स सेकेंड एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिश के इंपोर्ट्स थे वो डिक्लाइन हुए थे, तभी इंडियन के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे। जूट इंडस्ट्रीज बंगाल में देखने को मिलती है, फर्स्ट जूट इंडस्ट्रीज दिशारा में इंट्रोड्यूस हुई थी, ओन बाय द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, वर्ल्ड लीडिंग एक्सपोर्टर था। ठीक है, कोल इंडस्ट्रीज रानीगंज कोल फील्ड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है। रेलवे इंडस्ट्रीज एंड स्टीम शिप्स के लिए था, जो मशीनरीज के लिए यूज था। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिस टिस्को की बात करते हैं, जामशेदजी टाटा एंड जामपुर इन 1907 में यूज हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ही ज़्यादा काम हुआ था एज अ सप्लाई फॉर द रेलवे, ब्रिज एंड डिफेंस। राइज ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप बड़ा था। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल को क्या थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, फॉरेन एंड इंडिजिनियस कैपिटल्स, क्योंकि फॉरेन इंडिजिनियस कैपिटल से ही बड़ा था, तब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हो रहा था, राइट। इंक्रीज करा था डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिमांड। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ कॉर्नेलियर इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या प्रॉब्लम था, डिस्क्रिमिनेशन, टैरिफ पॉलिसीज। ठीक है, इंपोर्टेड मशीनरीज, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेड था, हैवी इंडस्ट्रीज 20 सेंचुरीज में लेक थे, कम थे, अनइवल रीजनल इंडस्ट्रियल ग्रोथ था एंड इंडस्ट्रियल लेबर एक्सप्लॉयटेशन था, क्योंकि इंडिया के जो लेबर्स थे वो चीप दामों में रखते थे, राइट, तो इसलिए एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। हिस्टोरिकल व्यूज यही हो जाएंगे, आरसी दत्त का इज रिस्ट्रिक्टिंग इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तीर्थंकर जी का वही हो जाएगा, तीर्थंकर रॉय जी का, कि कैसे इंडियन एंटरप्रेन्योर सीवियरली डेवलप सर्वल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन द टाइम्स फॉर द ब्रिटिशर वर नॉट दैट मच गुड, राइट। तो अमिया कुमार बागची बेसिकली टॉक अबाउट द रोल ऑफ कॉर्नेलियर पॉलिसीज इन लिमिटेड इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन। क्रिटिकल इवैल्यूएशन हमारा ऑन द लाइन्स ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट रहेगा और नेगेटिव एस्पेक्ट रहेगा, हमने पहले बात की है। तो फैक्ट्रीज का ग्रोथ हुआ था, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा था जिसको हमने टिस्को की बात की है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी थी, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बढ़ा, राइट, किसके थ्रू, कैश क्रॉप का एक्सपेंशन जो इंक्रीज हुआ था, जैसे कि कोल, स्टील, आयरन। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन का फाउंडेशन हुआ था, तभी फर्स्ट 5 ईयर 5 ईयर प्लान थे उसमें ही सेकेंड 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्रीज की बात की गई थी, इसी से लिंक्ड है सारा आइडिया। ठीक है, नेविटी एस्पेक्ट में क्या हुआ था,
कंसंट्रेटेड कुछ रीजन में ही रह गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन का आइडिया है जो। डिपेंडेंस ब्रिटिश कैपिटल्स एंड टेक्नोलॉजीज पे ही था। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन हो गए थे, इसी को हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक है। एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस हुए थे क्योंकि चीप लेबर ले रहे थे वो लोग, ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिमेन अनबैलेंस्ड, ठीक है। तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन कॉलोनियल इंडिया ग्रू अंडर सीवियर इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट बट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तीन थांकर रॉय का स्टेटमेंट है। तभी जब इंडिया जो ब्रिटिश के समय का क्राइसिस देखने को मिला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, तो क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, तो क्या हुआ था जो ये इंडिया के जो सेल्फ रिलायंट अप्रोच थी वो बड़ी थी, क्योंकि उसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता था, जिसकी टाटा एंड स्टील कंपनीज के बारे में देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो जो ये इन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया थ्रू दिस क्राइसिस पीरियड और डेवलपमेंट का अप्रोच लेके, तो ये बाद में इंडिया के डेवलपमेंट में भी यूज हुआ था। जैसे कि टाटा फ्रेंचाइजी का आप कितना नाम सुनेंगे, राइट। मेजर थिंकर्स यही रहेंगे हमारे। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको ऐसे यूज करना है। आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, कोल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टिस्को इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, फैक्ट्री सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंस बैंकिंग। एग्जाम्पल में ये होगा बॉम्बे कॉटन मिल, रिश्रा जूट मिल, रानीगंज कोल फील्ड, टिस्को जो टाटा आयरन स्टील कंपनीज हो गई, जामशेदजी टाटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 भी ओवर होता है। तो बेसिकली इसमें हमने टोटल 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज थी विद मॉडल आंसर राइटिंग। तो आपने समझा मेरा वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग से क्या मतलब था। वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग से मेरा यही मतलब था, लेट मी गिव अ रिकैप। क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का आप पहले डिमांड समझेंगे, फिर उसका इंट्रो देंगे, इंट्रो के साथ एक कंक्लूजन होगा। तो ये आपका एक पूरा एक इंट्रो को पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वैल्यू एनरिच रखेगा। फिर बॉडी स्टार्ट होगी, बॉडी की स्टार्ट में आप हेडिंग देंगे, फिर हेडिंग को आप सपोर्ट करेंगे सब हेडिंग से। सब हेडिंग में आप एग्जाम्पल्स की तरह यूज करेंगे, राइट। एग्जाम्पल्स यूज करेंगे, साथ ही साथ आपको थिंकर्स भी देने, जो कि मैंने लास्ट में आपको सारे थिंकर्स बताए। देखिए सब हेडिंग की बात की ये, ठीक है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन मेरा प्रॉब्लम्स रहेगा। फिर ये व्यूज ऑफ हिस्टोरियंस, तो ये सारे हिस्टोरियंस के व्यूज आपको ऐसी लास्ट में देने हैं। फिर क्रिटिकल इवैल्यूएशन आएगा, क्रिटिकल इवैल्यूएशन से पहले आएगा व्यूज ऑफ हिस्टोरियंस। तो व्यूज ऑफ हिस्टोरियंस बॉडी का पार्ट हो जाएगा। इंट्रो आएगा, फिर बॉडी आएगा, बॉडी विद हेडिंग एंड सब हेडिंग, एंड देन सब हेडिंग में एक हेडिंग आ जाएगी हमारी व्यूज ऑफ हिस्टोरियंस। तो 3-4 व्यूज तो आपको देने, कम से कम 4 तो देने ही है, 3 इज मैक्सिमम इनफ, ठीक है। फिर क्रिटिकल इवैल्यूएशन में क्या आएगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। उसके बाद क्या आएगा हमारा कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन को एंड करना है विद कोटेशन। इफ यू नो द कोटेशन वेल गुड, डोंट जस्ट राइट वन कोटेशन ओनली। थिंकर्स मैंने सम अप के लिए दे दिया, एंड दीज आर द कीवर्ड्स। मैंने आपको टोटल कीवर्ड्स दे दिए हैं फॉर द लास्ट मिनट रिविजन, और ये आपको यूज भी करने हैं आंसर्स में, और ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर द लास्ट मिनट रिविजन आप क्वेश्चन पढ़ना और जस्ट यहाँ से स्टार्ट कर देना आफ्टर रीडिंग द होल पीडीएफ, राइट। अब मेरे को एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है अबाउट द पीडीएफ, कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा ये वाला। ठीक है, ये तो इंग्लिश पीडीएफ है, एक हमारे पास हिंदी पीडीएफ भी होगा, हिंदी पीडीएफ है, ठीक है। तो फॉर द इंग्लिश पीडीएफ ये आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा हमारे। इसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे हम पिन कमेंट में भी बात डाल देंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, इन दोनों में रहेगा। और हिंदी पीडीएफ, अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। आप कमेंट करेंगे तो हम, जैसे आप कमेंट करेंगे हम उसको टेलीग्राम पे इसको भी अपलोड कर देंगे ऑन द सेम टेलीग्राम, इसी टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर देंगे, और लिंक इसका आपको पिन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम पीडीएफ के लिए आप जस्ट कमेंट कर देना, ठीक है, एंड जस्ट कमेंट डाउन की नीड हिंदी मीडियम पीडीएफ, एंड फॉर द इंग्लिश आर गुड टू गो, राइट। तो यहीं पे मैं अपना क्लास को एंड करती हूँ। आई होप इट इज़ अ वेल एनरिच्ड क्लास फॉर यू गाइज, एंड आई बेसिकली इस क्लास को बनाने में बहुत समय लगता है, क्योंकि आंसर, मॉडल आंसर निकालना, क्वेश्चंस को पिकअप करना फॉर द PYQ
2 से 3 साल के पीवाइज के उसको पिकअप करने के बाद हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर उसका एनरिच्ड आंसर राइटिंग करते हैं, फिर आपको उसको पढ़ाना होता है कि आप मतलब इस आंसर जो मैंने आंसर्स बताए हैं आप उसका 50% भी एग्जाम में प्रोड्यूस करेंगे ना, आपको हाई स्कोरिंग मार्क्स मिलेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट, राइट? So thank you everyone for watching this session and stay tuned for our next classes. Thank you everyone.